रामनगर एक जगह भी है पश्चिमी चंपारण में, रामनगर दून। दून, DOON, दून, देहरादून जैसे लिखते हैं ना, रामनगर दून। सर तो पहला डिवीजन क्या है? रामनगर दून। सर वहां इसके पर आप तीन देखेंगे उप जो, विभाग हैं। हाँ पहले इसके में सब, सुमेश हाँ बोलो एक बार फिर से। विभाग हैं, उसके बाद क्या बोले हैं? रामनगर दून। फर्स्ट में रामनगर जोन। हाँ फर्स्ट में रामनगर दून, उसमें एक लाइन लिख लो पहले, रामनगर दून में। यह छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है, इट इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल हिल्स। यह छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है, यह छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है। अब यहां पर देखो, ऐसे ऐसे जो है, ये रामनगर दून वाले इलाका, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रामनगर दून। देखो पश्चिम चंपारण में रामनगर दून, आगे लिख लो। यह उसी में लिखना है एक सेंटेंस। यह हरहा नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है, इट इज सिचुएटेड। यह हरहा नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है। यह हरहा नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है। तो सबसे पहला संजीत, नंबर वन, जब अब इसका विभाजित करेंगे उत्तर में शिवालिक पर्वतीय विस्तार को, तो सबसे पहला हमें क्या दिखाई पड़ता है? रामनगर दून। ठीक है, नंबर दो लिख लीजिए, सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर रेंज। रामनगर दून के बाद सोमेश्वर श्रेणी। यह बिल्कुल बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे है, ऐसे 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 देखने को। सोमेश्वर रेंज, बिहार में इसका नाम है सोमेश्वर रेंज। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सोमेश्वर श्रेणी हिमालय के निम्नलिखित श्रेणियों का भाग है, तो किसका भाग हो जाएगा? शिवालिक का भाग शिवालिक हो का जाएगा। भाग है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? रामनगर दून किस हिमालय के निम्नलिखित श्रेणियों का भाग है? तो शिवालिक का भाग है। ठीक है, तो सोमेश्वर श्रेणी लिख लीजिए। यह त्रिवेणी नहर से भिखना ठोरी तक फैला हुआ है। त्रिवेणी नहर से भिखना ठोरी, स्प्रेड फ्रॉम त्रिवेणी रिवर टू भिखना ठोरी। यह त्रिवेणी नहर से भिखना ठोरी तक फैला हुआ है। ठीक है, यह लगभग 75 वर्ग किलोमीटर में है। यह लगभग 75 वर्ग किलोमीटर में है। इसकी सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज, इसकी सर्वोच्च चोटी 874 मीटर है, 874, 874 मीटर है। ठीक है, तो यही 874 मीटर क्या है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ बिहार इज सिचुएटेड इन सोमेश्वर रेंज। सोमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी ही क्या है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, 874 मीटर। आगे एक लाइन और लिख लीजिए। इस श्रेणी का कुछ भाग, सम पार्ट ऑफ दिस रेंज, इस श्रेणी का कुछ भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, मेक बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड नेपाल।
बिहार और नेपाल के बीच बाउंड्री बनाती है। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि नंबर 1 डिवीजन क्या करते हैं हम, रामनगर दून, देन आफ्टर सोमेश्वर श्रेणी। जो सोमेश्वर श्रेणी की जो हाईएस्ट पीक है वही आपका क्या है, बिहार का हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और ये सब के सब क्या मिलेंगे, बिहार के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में हमें मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लिख लीजिए थर्ड, दून घाटी, दून वैली, दून घाटी। दून घाटी, तो यहां पर ध्यान रखना है, यह है दून घाटी आपका। इधर हो गया रामनगर दून और ये हो गया आपका सोमेश्वर श्रेणी और बीच वाला भाग दून घाटी। ठीक है, तो लिख लीजिए यह घाटी, दिस वैली, यह घाटी रामनगर दून एवं सोमेश्वर श्रेणी के बीच अवस्थित है। दिस वैली इज सिचुएटेड बिटवीन रामनगर दून एंड सोमेश्वर रेंज। यह घाटी रामनगर दून तथा सोमेश्वर श्रेणी के बीच स्थित है। इस घाटी को, दिस वैली इज नोन एज, इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं। हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं। हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं, नोन एज हरहा रिवर वैली, हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं। ये तुम्हारा हो गया उत्तर में शिवालिक पर्वतीय का विस्तार। अब यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब ये बिल्कुल क्लियर रखना, इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग डिटेल देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का निर्माण कैसे होता है। लेकिन ये तो मालूम होगा कि हिमालय का 3 रेंज है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। नॉर्थ में ग्रेटर हिमालय, इसके बाद मिडिल पार्ट में मध्य हिमालय, लघु हिमालय, और सबसे दक्षिणी भाग में या सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वह है शिवालिक। और शिवालिक का ही विस्तार नेपाल के दक्षिणी भाग में मिलता है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं शिवालिक का कुछ न कुछ विस्तार, सम पार्ट ऑफ शिवालिक हमें आपको बिहार में देखने को मिलेगा। और बिहार में किस भाग में देखने को मिलेगा, तो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में देखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिम भाग में ही क्यों मिलेगा, क्योंकि बिहार के उत्तर पश्चिम भाग जो है वह नेपाल से सबसे ज्यादा, यानी शिवालिक के सबसे करीब है। सबसे नॉर्थ में देख रहे हैं आपका ये है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक। अब यहां पर इसको 3 भागों में, जब हम शिवालिक के पर्वतीय भागों का जो विस्तार देखते हैं, जब एक्सटेंशन है जब शिवालिक का बिहार में और बिहार के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, तो यहां पर हम क्या है कि अलग अलग क्षेत्र यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग विशेषताओं के आधार पे उसको हम 3 भागों में क्या कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। सबसे नंबर 1 यानी सबसे पश्चिमी वाले भाग को रामनगर दून, ये क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियों का क्या है, एक सीरीज है। सबसे उत्तरी भागों में सोमेश्वर रेंज, और सोमेश्वर रेंज का ही कुछ भाग बिहार और नेपाल के बीच क्या करते हैं, बाउंड्री का निर्माण करते हैं। और हाईएस्ट पीक ऑफ सोमेश्वर रेंज इज हाईएस्ट पीक ऑफ बिहार, और बीच वाला जो इलाका है उसी को बोल देते हैं हम लोग दून घाटी। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के या बिहार में शिवालिक के पर्वतीय भागों के विस्तार के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती है। नंबर 1 में रहेगा रामनगर दून, इसके बाद आपका रहेगा दून घाटी और सोमेश्वर श्रेणी। तो कौन हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब अगला लिख लीजिए नंबर 2, बिहार का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन ऑफ बिहार, ग्रेट प्लेन ऑफ बिहार। तो बिहार के भाग में, यानी यदि आपको बिहार के बारे में थोड़ा पूछा जाए कि बिहार एक पठारी राज्य है, बिहार एक पहाड़ी राज्य है,
बिहार एक मैदानी राज्य है, तो क्या होगा? मैदानी, क्योंकि 95% ऑफ एरिया क्या है? बिल्कुल प्लेन है, तो क्या हो जाएगा? मैदानी भाग। तो लिख लीजिए बिहार का विशाल मैदान, उसमें लिख लीजिए यह लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 90,650 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो कितने स्क्वायर किलोमीटर में है? 90,650 वर्ग किलोमीटर। बिहार का टोटल एरिया कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। यानी 94,163 स्क्वायर किलोमीटर में से 90,650 स्क्वायर किलोमीटर तो आपका क्या है? बिल्कुल प्लेन है। इसका मतलब सिंपल सा निकलता है कि बिहार एक मैदानी राज्य है, प्लेन स्टेट है। क्लियर है? लिख लीजिए आगे, कॉमा, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 95% है, which covers 95% ऑफ बिहार, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 95% है। ठीक है, यह क्षेत्र, देख लीजिए, यह क्षेत्र उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या उत्तरी पर्वतीय, दिस एरिया इज सिचुएटेड बिटवीन, यह क्षेत्र उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, क्षेत्र या प्रदेश कुछ भी लिख लो, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिणी पठारी क्षेत्र के बीच स्थित है। दिस एरिया इज सिचुएटेड बिटवीन, क्या लिखे? नॉर्थ माउंटेनियस रीजन एंड साउदर्न प्लेटू रीजन। यह क्षेत्र उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिणी पठारी क्षेत्र के बीच स्थित है। कोई डाउट यहां? यानी जो आपका बिहार का प्लेन एरिया है, इसके उत्तर में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक है, लेकिन 95% जो आपका एरिया है वह बिल्कुल प्लेन है। क्लियर है यहां तक? अब लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके, गंगा नदी, गंगा रिवर, गंगा नदी इस मैदान को दो भागों में विभाजित करती है। गंगा नदी इस मैदान को दो भागों में विभाजित करती है। तो यहां पर ध्यान रखना कि गंगा नदी मैदानी भागों को दो बराबर भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। क्लियर है यहां पे? यानी जो हमारा ग्रेट प्लेन है, यानी जो बृहद मैदान है, उसमें गंगा, ये बताओ कि बिना देखे गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है कि पूर्व से पश्चिम की ओर? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इन मैदानी भागों को गंगा क्या कर रही है? दो भागों में, देख रहे हो ना, गंगा दो भागों में क्या कर दे रही है? डिवाइड कर दे रही है। ठीक है, आगे पहला लिख लो फर्स्ट, उसमें गंगा का उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा। पहला लिख लो, गंगा का उत्तरी मैदान। एकदम कॉन्सेप्ट समझते जाना, कॉन्सेप्ट और तब फैक्ट्स हमेशा लंबे समय के लिए याद रहेगा। कभी कोई पूछेगा पर्वतीय भाग किधर है, पठारी भाग किधर है, मैदानी भाग किधर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, रामनगर दून, दून घाटी, सोमेश्वर श्रेणी किसका भाग है? बिल्कुल एकदम क्लियर रहना। ठीक है, तो अब यहां पर मैदानी भागों को गंगा क्या कर रही है? दो भागों में डिवाइड कर दे रही है। तो उत्तरी भाग को क्या कहेंगे हम? गंगा का उत्तरी मैदान। अब उसमें लिख लीजिए। अब यहां पर सिंपल सा पहले समझ लो क्या है। अब यहां पर मैदानी भाग को जब गंगा दो भागों में विभाजित कर दे रही है, एक है गंगा का उत्तरी मैदान है
और दूसरा होगा गंगा का दक्षिणी मैदान। अब सवाल उठता है कि गंगा के उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो गंगा के उत्तरी मैदान का निर्माण उत्तर से आने वाली नदियों के द्वारा किया गया। उत्तर से नदियां कहां से आ रही है, तो हिमालय से आ रही है। नेपाल से आती है ना, नेपाल में हिमालय है, तो हिमालय से आ रही है। तो अगर उसको हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड शब्दों में कहेंगे तो उत्तर मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा हुआ है। और अंततः ये नदियां सब आती हैं और इन मैदानों का निर्माण की है और अंतिम रूप से अपने जल को कहां ड्रेन करती है, गंगा में। गंगा एक ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलने वाली नदियां और पठारी भागों से निकलने वाली नदियां दोनों के जल को लेकर के क्या होती है, बहती। क्लियर है। अब ऐसा तो है नहीं कि हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है लखीसराय जमुई चली गई, नहीं चली गई। हिमालय से जो भी नदियां निकलेंगी वह अंतिम रूप से अपने जल को इसी गंगा नदी में बहा देती है और गंगा नदी ढोते हुए उसको पश्चिम बंगाल और इसके बाद बे ऑफ बंगाल में लेके जाती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, तो लिख लो क्या लिखे, गंगा का उत्तरी मैदान लिख लो। इसका निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों दिस प्लेन was formed by the Himalayan rivers, सीधे इंग्लिश में, और हिंदी में लिख लो, इसका निर्माण गंगा एवं इसकी सहायक नदियों जैसे घाघरा, ये तुम लिख लेना एटसेट्रा, मतलब एग्जाम्पल में घाघरा, गंडक। सर रिपीट कीजिएगा सर प्लीज। हाँ, इसका निर्माण गंगा और उसकी इसका सहायक निर्माण नदियों, गंगा एवं उसकी सहायक नदियों, गंगा में जितनी भी नदियां मिलेंगी वो सब के सब गंगा की सहायक नदियां होंगी, जिसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, इसका निर्माण गंगा एवं इसकी सहायक नदियों जैसे घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा के जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है, एल्यूवियल डिपोजिट्स। जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो आपके गंगा का उत्तरी मैदान है वह उसका निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों, कौन सी सहायक नदियां, जो हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी, यहां पे घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सब के सब नदियां कहां से निकल रही है, हिमालय से निकल रही हैं और अंतिम रूप से अपने जल को कहां ड्रेन कर रही हैं, वह कर रही हैं गंगा नदी में। ठीक है, तो यहां पर गंगा के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। अब ये सभी नदियां, ध्यान रखना है कि जितनी भी नदियां हिमालय से निकल रही हैं वह सब अपने साथ जो है बड़े पैमाने पर क्या होती है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, जिसको सिल्ट कहते हैं, वो लेकर के आती है। इसी को हम तकनीकी शब्दों में बोलते हैं जलोढ़ निक्षेप, एल्यूवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी का मतलब नवीन मृदा, आगे देखेंगे ज्योग्राफी में हम लोग डिटेल उसके बारे में। जलोढ़ निक्षेप का मतलब डिपोजिट्स अपने साथ जो भी लेकर के आ रही हैं, और हमेशा ये क्या है, ये सदा नीरा नदी है, ये लगातार क्या होती है, हमेशा अपने जल के साथ मिट्टी गाद लेकर के आती है, यानी जलोढ़ मृदा हमेशा लाती रहती है और इन मैदानों का निर्माण करती रहती है। ठीक है, समझ गए। अब अगला लिख लीजिए। सर नदियों नॉर्थ में आने वाली नदियों में बूढ़ी गंडक भी होगी क्या? हाँ, अभी बूढ़ी गंडक होगी, जब नॉर्थ हम से आने नदियां वाली। देखेंगे तब उसमें डिटेल देखेंगे बूढ़ी गंडक को भी। अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम इन नदियों को देखा है, जैसे में घाघरा, गंडक, मोटे मोटे जो नदियां बता देना है। हम लोग जब रिवर्स ऑफ बिहार पढ़ेंगे तब हम वहां डिटेल पढ़ेंगे, बूढ़ी गंडक निकलती कहां से है, कहां पे ड्रेन करती है, कौन स्थान पे क्या है, वो डिटेल देखेंगे। अब लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके।
नदियों ने ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा नदियों ने इस क्षेत्र को हैव डिवाइडेड, नदियों ने इस क्षेत्र को अनेक दोआबों में वर्गीकृत कर दिया है। हैव डिवाइडेड इनटू सेवरल द्वाब्स, इंग्लिश में भी द्वाब्स ही लिखते हैं, अनेक द्वाबों में वर्गीकृत कर दिया है। द्वाब का मतलब दो नदियों दो के रिवर्स बीच के के बीच में क्षेत्र को ही पड़ता क्या है। कहते हैं हम? दो मतलब टू जानिए, आप मतलब पानी होता है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम द्वाब कहते हैं। तो अब यहां पर आप देखेंगे सीक्वेंस में बहुत सारी नदियां हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में अभी जो हमने लिया है घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। तो यहां पर दो नदियों के बीच का क्षेत्र, सभी द्वाब को नहीं लिखना है, एक दो एग्जाम्पल के रूप में जानना है, ठीक है? लिख लीजिए। नंबर 1 घाघरा गंडक द्वाब, घाघरा गंडक द्वाब। नेक्स्ट गंडक कोशी द्वाब, गंडक कोशी द्वाब। नेक्स्ट कोशी महानंदा द्वाब। ठीक है, तो हमेशा द्वाब का मतलब कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र। अब लिख लीजिए फिर से पैराग्राफ चेंज करके।